हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, जो लिंक जो है तीनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे पीडीएफ आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहेंगे। एक छोटी सी जानकारी और भी है कि अब मैं पूरी घटना चक्र की बुक जो है वो आपको पढ़ाने लगा हूं मूल विधियों की, तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखते रहें मूल विधियों के साथ साथ में। अब हम बढ़ेंगे आज की पहले प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो चार ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आप लोगों ने जवाब देना है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए पे लिखा है नोरा अल मतरूशी। नोरा अल मतरूशी जो है वे पहली ऐसी महिला बनी है जो कि यूएई की तरफ से अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी। तो इस प्रकार से यहां से इस प्रश्न का ऑप्शन हो गया ए सही। लेकिन तीन और ऑप्शन लिखे हुए, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो नोरा अल मतरूशी जो है वो यूएई की पहली अंतरिक्ष महिला बनी है। इससे पहले देखिएगा वेलेंटिना तेरेश्कोवा जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला थी। कब गई थी? तो 1963 में विश्व में पहली बार कोई अंतरिक्ष में महिला गई थी जिनका नाम था वेलेंटिना तेरेश्कोवा। उसके बाद देखिएगा मोए जेमिसन जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ये पहली अंतरिक्ष में जाने वाली अश्वेत महिला है। पहले अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अश्वेत महिला है जो कि कब गई थी? 1992 में गई थी। और अगर हम बात करें कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला को आप सभी परिचित होंगे, भारत की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी जो कि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के साथ में गई थी अंतरिक्ष में। जो कि आते समय जो यान था वो उसमें दुर्घटना हो गई थी और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यहां से चारों ऑप्शन से हमने चार प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी और जानकारियां इस प्रश्न से संबंधित जानकारियां कि जो नोरा अल मतरूशी जो हैं वे अबू धाबी जो कि यूएई की राजधानी भी है, अबू धाबी स्थित नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर भी हैं, जिन्हें अब अंतरिक्ष में जाने की पहली अंतरिक्ष यात्री भी बनेगी, महिला अंतरिक्ष यात्री जो कि संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से अंतरिक्ष में जाएंगे। अब देखिएगा, ये तो महिला की बात हुई है, लेकिन अगर हम बात करें यूएई के पहले पुरुष यात्री कौन थे, तो 2019 में हाजा अल मंसूरी जो थे वो एक सप्ताह के लिए अंतरिक्ष में गए थे और संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। तो ये जानकारियां सारी हमने यहां से पढ़ी। अब थोड़ी जानकारी और देखिएगा, क्योंकि हमने बार बार यूएई का जिक्र किया है, तो यूएई के बारे में हम बात करते हैं। इसकी राजधानी कहां है? तो इसकी राजधानी है अबू धाबी में। बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है। खलीफा बिन जायद अल नहयान जो है वे यूएई के राष्ट्रपति हैं। और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम वहां के प्रधानमंत्री हैं। अब यूएई की अगर हम बात करें राजभाषा कौन सी है, तो अरबी जो भाषा है वो वहां की राजभाषा है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। इसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ज्ञानकोश ऐप भी बनवा दी है, तो आप लोग लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के वहां से इसका लिंक प्राप्त कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ में अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कि रिवार्ड्स 123 बचत खाते की घोषणा किस बैंक के द्वारा करी गई है। अब एक बचत खाता सेविंग अकाउंट खोलने की घोषणा करी है, लेकिन ये किस बैंक ने करी है? तो रिवार्ड्स 123 यानी कि रिवार्ड्स 123 जो बचत खाता है इसको खोलने की जो घोषणा है वो करी गई है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही रहेगा। तो ऑप्शन बी यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अब रिवार्ड्स 123 बचत खाता खोलने की घोषणा करी है। अब चार ऑप्शन है आप लोगों के पास, चारों के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1806 में करी गई थी। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात है कि पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में करी गई थी। इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो एसएस मल्लिकार्जुन। अगले ऑप्शन पर लिखा है कि इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में करी गई थी। एमडी सीईओ की बात करें तो पद्मजा चुंदरू यहां के यानी कि इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ है। तो ये जानकारी हमने चार ऑप्शन से पढ़ी है। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो खाता खोला है रिवार्ड्स 123, इसके बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि बात करते हैं, इस खाते से उपभोक्ताओं को जो है 960 रुपए तक का अतिरिक्त वार्षिक लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ में इसके अतिरिक्त अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं
तो ऑनलाइन पेमेंट्स में 1% का कैशबैक भी आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है। तो ये दो जानकारियां इसके बारे में थी, और भी इंपॉर्टेंट जानकारियां इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने शुरू किया है, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और सीईओ कौन है? तो अनुव्रत विश्वास जो है वे एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ हैं। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 2017 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना करी गई थी। तो यहां से ये जानकारी आपको मिलती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 कि वैश्विक विश्वविद्यालय की एकेडमिक रैंकिंग 2020 प्रकाशित की गई है। तो पहली बात तो ये कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वैश्विक की बात हो रही है, तो जो विश्वविद्यालय की एकेडमिक रैंकिंग 2020 है ये प्रकाशित करी गई है। अब इसमें भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा रहा है? तो भारत के शीर्ष संस्थान की बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल की इस प्रश्न के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से देखिएगा, अगर भारत के सबसे पहले की बात करें तो भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। इसके बारे में थोड़ी जानकारियां और प्राप्त करते हैं कि सबसे पहले तो ये वैश्विक रिकॉर्ड जो है ये किसने जारी करी है? तो ये शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा जारी करी गई है। इसमें देश का, भारत का सबसे उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा रहा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अब लेकिन हम बात करते हैं, ये जो भारत में प्रथम रहा है, इसका विश्व स्तर पर जो नंबर आया है वो 501 से 600 की श्रेणी में इसका नंबर आया। यानी कि भारत जो है वो शिक्षा के स्तर में कितना पिछड़ रहा है, ये देखिएगा आप लोग। भारत शिक्षा के स्तर में कितना पिछड़ रहा है कि भारत का जो पहला इंस्टीट्यूट आया है वो वर्ल्ड लेवल में, विश्व स्तर पर 501 से 600 की श्रेणी में आया है। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं विश्व की। तो विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहे हैं उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, और तीसरे स्थान पर रहा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। उसके बाद भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान की बात करें तो IISE बेंगलुरु, IIT मद्रास दूसरे नंबर पर, और कोलकाता विश्वविद्यालय इसमें तीसरे नंबर पर रहा है। तो ये भारत की रैंकिंग थी और विश्व की रैंकिंग, दोनों मैंने आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं कि सार्थक नामक योजना किसके द्वारा लागू करी गई है? अब एक सार्थक नामक की एक योजना है, ये किसके द्वारा लागू करी गई है? तो ये जो योजना है ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका डी होगा। रमेश पोखरियाल निशंक जो है उनके द्वारा सार्थक नामक योजना जो है ये लागू करी गई है। तो इसके बारे में ये जानकारियां पढ़ी, लेकिन तीन ऑप्शन और भी है आपके पास। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद, तो रविशंकर प्रसाद जो है वो देश के कानून एवं न्याय मंत्री हैं। एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि विदेश मंत्रालय संभालते हैं। अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को देखते हैं, और रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो देश के शिक्षा मंत्री हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, और इस प्रश्न का जो आंसर है वो भी आपका डी सही होगा। तो इस प्रश्न के बारे में और जानकारियां प्राप्त करते हैं। अब ये जो सार्थक नामक योजना लागू करी गई है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करी गई थी, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन करना ही इस सार्थक नामक योजना का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में मैं आपको पूरी जानकारियां दे चुका हूं। आप टॉप करंट अफेयर का जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जाकर के इसकी पूरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सार्थक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सार्थक की फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये इसकी हुई फुल फॉर्म। किसके द्वारा विकसित करी गई है? तो ये सार्थक जो है ये स्कूल शिक्षा और सार्थकता विभाग के द्वारा विकसित करी गई है। बात कर लेते हैं कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद अमृत महोत्सव के लिए मनाई जाएगी, और जाने वाला जो समारोह है इस समारोह के हिस्से के रूप में सार्थक को लॉन्च किया गया है, सार्थक को जारी किया गया है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। अब पांचवा प्रश्न क्या है कि कोरोना वायरस की 1 करोड़ वैक्सीन खुराक देने वाला, कोरोना वायरस की 1 करोड़ वैक्सीन खुराक देने वाला दूसरा राज्य, देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो मैं देखिएगा पहले की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले की बात तो मैं आपको 4-5 दिन पहले कर चुका हूं करंट अफेयर की वीडियो में। अब मैं बात करता हूं कि दूसरा ऐसा राज्य कौन सा बना है जिसने अपने लोगों को, अपने नागरिकों को वहां 1 करोड़ से अधिक खुराक दी है। तो देखिएगा
चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से राजस्थान यानी कि ऑप्शन सी, राजस्थान अब देश का दूसरा ऐसा राज्य बना है जहां पर 1 करोड़ वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं थोड़ी और जानकारियां कि सबसे पहले लिखा है इसमें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, कि योगी आदित्यनाथ जो है वो यहां के मुख्यमंत्री हैं। 75 जिले हैं, राजधानी लखनऊ है। केरल के बारे में जानकारी ये है कि केरल सबसे पहला, भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें सबसे पहले कोरोना का मामला आया था। अब ऑप्शन डी की बात करें तो 1 करोड़ वैक्सीन लगवाने वाला पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, और दूसरा है राजस्थान। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। अब जो मैंने आपके सामने ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ये 12 अप्रैल 2021 तक के हैं कि राजस्थान जो है वो 1 करोड़ वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा राज्य बना है। राजस्थान बना है तो राजस्थान से थोड़ी सी जानकारी आपको ये भी प्राप्त करनी चाहिए कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी मुख्य भाषा है, वैसे राजस्थानी भाषा भी वहां पर बोली जाती है। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। और अगर हम बात करें राज्यपाल कौन है, तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा है, और मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत है। राजस्थान की विधानसभा की 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने पूरी जानकारियां जो है वो यहां से इस प्रश्न से आपके सामने रखी हैं। इसी प्रकार से हम एक एक करके करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। अब देखिएगा, हमारे 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। 5 प्रश्न कंप्लीट होने के पश्चात हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न क्या है कि पंजाब ने कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो पंजाब राज्य जो है इसने कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन चल रही है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। आप लोगों ने अपने सटीक जवाब को कमेंट बॉक्स में करना है और मुझे बताना है। उसके बाद देखिएगा, कल का प्रश्न ये है कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो सुशील चंद्रा जो है वो देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, जो कि पहले आयुक्त थे, जो कि पहले निर्वाचन आयुक्त थे, लेकिन अब उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, हमारी करंट अफेयर की बुक आ चुकी है पिछले 2 महीने की, और ईयर बुक भी है, इसमें सारी बातें शामिल है। तो इसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो प्रश्न में पढ़ते हैं कि रायसीना डायलॉग का ये कौन सा संस्करण का हुआ है। अब ये 6ठा संस्करण हुआ है। अब इस 6ठे संस्करण का जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो 4 ऑप्शन पहले लिखे हैं। राजनाथ सिंह जो है देश के रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जो है वो देश की वित्त मंत्री हैं और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह जो है वो देश के गृह मंत्री हैं। तो ये चारों तो पहले हमने ऑप्शन से संबंधित बातें पढ़ी है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसके मुख्य अतिथि कौन कौन है? तो इसके मुख्य अतिथि 2 है। पहले कौन से? पोल कागामे जो कि रवांडा के राष्ट्रपति हैं, और दूसरे हैं मेटे फ्रेडरिसेन जो कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। तो दोनों ही इसके मुख्य अतिथि है। और यहां से एक बात और भी, क्योंकि ये रायसीना डायलॉग है, इसका उद्घाटन, इसकी शुरुआत जो है वो 2016 में हुई थी, और 2016 के पश्चात प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़े जो भू राजनीतिक और भू विज्ञान पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। तो यहां से आपको ये इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिलती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्या है कि ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। इसका जो लॉन्च किया गया है ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप, ये लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो ए सही रहेगा। तो यहां से ये जानकारी आपको मिलती है। उसके बाद देखिएगा, ऑप्शन बी पे हमने लिखा था धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, थावरचंद गहलोत जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। देखिएगा, हर एक मंत्री के बारे में भी हमने उसके मंत्रालय को पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न तो ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। तो मैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्नों को आपके सामने लेके आता हूं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा,
इस प्रश्न से जानकारियां पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है, तो उनके पास है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। अब इस ट्रेड फैसिलिटेशन का मोबाइल ऐप लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसको लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वो है कि रियल टाइम पॉलिसी अपडेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित व्यापार पूछताछ आदि की सहायता करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के निर्देशों पर तैयार किया गया। और अगर हम पूछे कि किसने तैयार किया है, तो इसे तैयार किया है TCS ने। TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी। उसके बाद देखिएगा कि दादी जानकी की स्मृति में डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया। दादी जानकी की स्मृति में जो डाक टिकट जारी किया गया है, ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो ऑप्शन ए में लिखा है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा अब दादी जानकी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा, वे ब्रह्म कुमारीज की पूर्व प्रमुख थी जिनका हाल ही में निधन हुआ और उनका निधन हुआ था, तो उसकी जानकारी भी मैंने आपको दी थी कि वो ब्रह्म कुमारी जो थी इसकी पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। अब इस अवसर पर यह कहा गया कि उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा यह आह्वान किया गया कि लैंगिक असमानता को समाप्त किया जाए। किसी भी प्रकार की लैंगिक असमानता जो है वो देश में नहीं होनी चाहिए। और यहां से एक ब्रह्म कुमारी इसके बारे में एक बात और जान लीजिएगा कि ब्रह्म कुमारी जो है वो आध्यात्मिक आंदोलन है जो कि 1930 के दशक के दौरान हैदराबाद में उत्पन्न हुआ था और तभी से दादी जानकी जो है इसका नेतृत्व भी कर रही थी। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे कि नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है, लेकिन कितना अनुमान लगाया है, तो देखिएगा 13.5% वृद्धि, पहले 12.4% वृद्धि थी, लेकिन 12.4% वृद्धि में सुधार करते हुए अब नोमुरा ने जो भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है वो 13.5% वृद्धि दर का अनुमान लगा दिया गया है। उसके बारे में देखिएगा, तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो है वो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, इसका हिंदी में रूपांतरण होता है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ये एक सम्मान है जो कि फ्रांसीसी का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, इस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस सम्मान से जिसे सम्मानित किया गया है उनका नाम है गुनीत मोंगा। गुनीत मोंगा, ठीक है। अब इसके बारे में देखिएगा कि वो फिल्म निर्माता है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है गुनीत मोंगा, जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है जिससे उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिलती है। उम्मीद है करंट अफेयर की सीरीज ही आपको अच्छी लग रही है, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ज्ञानकोश फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और ज्ञानकोश ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा पीडीएफ मिलता रहे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।